दिल्ली से बताते हैं, जहां सीजेपी के आंदोलन के बीच आज सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत हुई। सीजेपी के डेलीगेशन के साथ सरकार की बैठक हुई। वीपी हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। सीजेपी की तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास मौजूद रहे। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस हो। हालांकि सरकार ने 2 मांग पर सहमति दी है, जिसके बाद कल फिर से तीसरे दौर की बातचीत होगी। इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया। 2 घंटे तक हुई बातचीत में जेपी नड्डा छात्रों की मांगों पर नए सिरे से चर्चा हुई। उन्होंने बताया दूसरे दौर की बातचीत सफल रही। जेपी नड्डा ने कहा कि कल फिर से बातचीत होगी। सीजेपी की बातें सुनी गई हैं। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपिक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिर अपना अनशन खत्म किया। इससे पहले अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 65 सांसद मुझसे मिलने आए थे या लेटर पर साइन करके मुझसे अनशन खत्म करने का अनुरोध किया था। ये अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए किया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर उचित मंच पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी समाधान के संकेत दिए थे। वहीं दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिली है। पेपर लीक के नए कानून को मंजूरी मिली है। संशोधन विधेयक पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। नए कानून के तहत 3 महीने में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुनाएगा। 10 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। 10 साल की जेल का भी प्रावधान होगा। सूत्र ये बता रहे हैं, पीएम मोदी ने सख्त कानून का ऐलान किया है। नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली में जारी प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार पेपर लीक पर नया कानून लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नए कानून में प्रावधान है कि पेपर लीक पर 3 महीने में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुनाएगा। साथ ही नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। कैबिनेट मीटिंग अभी जारी है, जिसमें इन प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल पेश किया गया।
विपक्ष के हंगामे के बीच वंदे मातरम बिल पेश हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। हमारे विपक्ष के विकास और जो भी विरोध कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणमन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गीत को और यह गुमराह कर रहे हैं, इसे मैं अनुरोध करता हूँ कि कानपुर में 250 करोड़ की साइबर ठगी का यूएई कनेक्शन सामने आया है, जिसका खुलासा पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने किया है, जिसमें 50,000 के 2 इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुबई से बैठकर इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट चला रहा मास्टरमाइंड सुल्तान मिर्जा की भी तलाश जारी है। कानपुर पुलिस यूएई पुलिस के संपर्क में भी है। दुबई, शारजाह समेत कई देशों तक फैले नेटवर्क की जांच जारी है। ठगी के करोड़ों रुपए से दुबई में पब में ऐश करते नोट उड़ाने का वीडियो भी सामने आया है, जो जांच के दायरे में है। इसमें खातों का पूरा मेरठ में लव जिहाद की शिकार छात्रा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। शादी का झांसा देकर आरोपी मुस्लिम युवक ने 4 साल तक युवती का शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोप है कि अरमान और पीड़िता के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। आरोपी कहीं और शादी करने जा रहा था और इसकी भनक पीड़िता को लग गई थी। इसके बाद पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी। इससे नाराज होकर आरोपी पक्ष ने छात्रा के घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। कॉलेज में एक हिंदू युवक थी भर्ती है, जिसने एक नशीला पदार्थ खाया, और वो इसलिए खाया क्योंकि खरकोदा क्षेत्र की रहने वाली लड़की दलित समाज से है, हिंदू समाज से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके अंदर जो अरमान है दिल्ली का रहने वाला और यहाँ अपने मामा के घर पे आया हुआ था खरकोदा में। पिछले 4 साल से उसका संपर्क इस हिंदू युवती को जाल में लव जिहाद में फंसाकर उसने जिस तरीके से इसको अब किसी और लड़की से शादी करने जा रहा था 1 हफ्ते बाद, तो इसको धोखा दिया। इसके साथ लगातार 4 साल से वो जो है किस तरीके से इसका शोषण कर रहा था। ये तो लड़की की जो जिस तरीके से लड़की ने नशीला पदार्थ खाया और अब वो भर्ती है अस्पताल में। मैं कहना चाह रहा हूँ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। देश के कई राज्यों में भीषण बारिश का दौर लगातार जारी है। गुजरात, असम में भारी बारिश के बाद आए बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से सबसे ज्यादा गुजरात प्रभावित है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम आपको बारिश और बाढ़ से प्रभावित 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। हर रोज 2 से 3 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अब तक बद्रीनाथ धाम में 15,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। और अब बिहार झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का अंतिम दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ और आंदोलन के मुद्दे पर आरजेडी बीजेपी के सदस्य आमने सामने हो गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने गुरुवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल का मुद्दा उठाया, जिसके बयान पर बीजेपी विधायकों ने भी कड़ा विरोध जताया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया उन्हें छात्र नहीं कहा जा सकता। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया और कई विधायक सदन के वेल तक पहुंच गए। शोर शराबे और लगातार बढ़ते गतिरोध के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। आंदोलन के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने की सूचना है और जगह जगह पर लाठीचार्ज और छात्रों को प्रताड़ित करने की बातें हुई है और अरेस्ट किया गया है। अब शांत रहिए, अब शांत रहिए, छात्र विरोधी शांत रहिए। महोदय ऑर्डर लाया जाए, महोदय ऑर्डर में लाया जाए। ये छात्र विरोधी कदम
यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर जगह छात्रों के साथ राजू तिवारी जी, राजू आप बोलिए। बिहार में सरकार महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आग्रह कर रहा हूं कि सदन से निंदा प्रस्ताव किया जाए। जिस तरह से परसों खुलेआम गुंडागर्दी हुई है पूरे बिहार में, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये छात्र आंदोलन नहीं था महोदय, ये छात्रों के साथ बोल दीजिए। ये महोदय, मैं शांति बनाए रखिए, सबको मौका मिलेगा बोलने। मैं अंतिम दिन आज है, शांति से रहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि जिस तरह से परसों पूरे बिहार में छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरह से उपद्रवी तत्वों ने पत्रकारों को, नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके गाड़ी को, जिस तरह से देगा मौका, उपद्रवी लोग, मौका देगा मौका दे प्लीज। मैं चाहता हूं महोदय कि सदन से निंदा प्रस्ताव जाए, पूरे सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव जाए महोदय। ये गुंडा यही लोग थे, इनके विधायक के पीछे, इनके विधायक थे, ये मिलजुल कर महोदय किया है, इन लोग के विधायक लोग किया है। मेरे पास एविडेंस है महोदय, इनके विधायक किया है। कृपया बैठ जाए, शांति बनाए रखें। बिहार में सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सदन में सदस्यों ने मेज थपथपाकर सीएम को बधाई दी। एनडीए के विधायकों ने सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। महिलाओं के सुरक्षा, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और पूरे सदन स्वागत 100 दिनों के हम लोग करते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए की सरकार ने 100 दिन पूरे किए, जिसमें सुशासन और विकास के कार्यों की गति देने पर जोर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दल के तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पूरे सदन की ओर से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मैं उन्हें उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रिपरिषद सदस्यों को तब बिहार की जनता को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह विधान परिषद पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई नेता भी पवन सिंह के साथ मौजूद रहे। पवन सिंह ने सभापति अवधेश नारायण सिंह से मुलाकात की। बीजेपी के विधान पार्षद पवन सिंह मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि बिहार का बेटा हूं और अपने घर आया हूं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की जीत पक्की है। मैं उनके लिए वोट मांगने जा रहा हूं। परिषद के मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन सिंह। पवन जी, पहला दिन है, आप यहाँ पर आज पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? थोड़ी देर से पहुँचे हैं, आखिरी दिन पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लगा था। अब पहला दिन है हमारा, बड़ भैया लोग के आशीर्वाद बा, तो जो भी है जैसा भी है बहुत 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 बढ़िया लगा था। बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें भी प्रचार में आप जाएंगे? अभी प्रचार में तो जेबे करब, लेकिन हम अपना घरे जाए। हम तो पहले से ही बोले हैं कि हम नेता ना बेटा हैं, तो बेटा बन के जाए और अपने भैया, चाचा, माता, बहन से आशीर्वाद के रूप में हमके नीरज भाई खातिर वोट मांगेंगे। वो सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नितिन नवीन जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे, उनके पिताजी लड़ते थे। अब आप उस सीट पर जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो हमके पूरा भरोसा बा कि अपन परिवार नितिन भैया के। दरभंगा में एकमी से दरभंगा जंक्शन तक बनने वाले 14 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वन विभाग से करीब 1100 पेड़ों को हटाने और आवश्यक पेड़ों की दूसरी जगह शिफ्टिंग की स्वीकृति मिल गई है। वहीं बिजली के पोल और तारों की शिफ्टिंग का काम भी जारी है। डीएम कौशल कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि पर निर्माण शुरू हो चुका है और संवेदक को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। हो रहा है कि आज हमें जो फॉरेस्ट लैंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में जितने भी पेड़ हैं उसको काटने का परमिशन, पातन का परमिशन हम लोग को वन विभाग से मिल चुका है। और अब जो अलाइनमेंट में जो भी पेड़ आ रहे हैं जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या होती है और
उससे एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहती है, उसको हम लोग आने वाले 15 दिन में उसको सही का पातन करके कैरेज वे को पूरा बाधा फ्री करेंगे हम लोग। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां एमडीएम में लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। स्कूल के प्रिंसिपल समेत 4 रसोइया को हटा दिया गया है और एमडीएम वीआरपी को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। पिछले दिनों चौथम प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय भुतौली में एमडीएम खाना में सांप के जैसा कीड़ा मिलने का मामला सामने आया था। खाने से 10 से अधिक छात्र बीमार हो गए थे। डीओ अमरेंद्र कुमार ने लापरवाही बरतने के आरोप में कन्या मध्य विद्यालय भुतौली के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। साथ ही स्कूल में खाना बना रही 4 रसोइया को भी हटा दिया है। खगड़िया में एमडीएम में लापरवाही बरतने के खिलाफ जो है शिक्षा विभाग काफी सख्त दिखाई दे रही है। कल जो चौथम प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय भुतौली में जो एमडीएम के खाना में जो बच्चों को सांप जैसा कोई कीड़ा मिला था, उसके बाद 10 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए थे, जिसे सीएससी चौथम में भर्ती कराया गया था। उसके बाद शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच की। जांच में दोषी पाए जाने के बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ स्कूल की जो रसोइया, जो 4 रसोइया थी, उसको भी चयन मुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो एमडीएम वहाँ के प्रभारी थे, चौथम प्रखंड के जो प्रभारी थे बचनदेव कुमार, उनको भी वहाँ से ट्रांसफर कर दिया है और मध्याह्न भोजन कार्यालय उनको बुला लिया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि एमडीएम में जो लापरवाही बरती जा रही है उसके खिलाफ विभाग काफी सख्त दिखाई दे रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। बड़ी खबर बाढ़ से है, जहां बुढ़नी चक में हथियार के बल पर 5 अपराधियों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। अपराधी लाखों रुपए के गहने और कैश लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खोल के दरवाजा कपड़ा पसारने के लिए आए जी, कपड़ा पसार दिए और जब नीचे उतर रहे थे तो ऊपर वाला रूम का देखे कुंडली खुला हुआ, जबकि रात में हम लगा दिए ऊपर तो जैसे ही लगाने गए ना, 5-6 आदमी उसमें पहले से बैठा हुआ था, खड़ा था। हमको कैप्चर कर लिया और हमको पकड़ के पूरा बांध दिया, बड़ी मार मारा। कौन चीज से बांधा? एक कपड़ा बहुत था उसमें पसरा हुआ। तो क्या चेहरा दिख रहा था सबका? नकाब पहने हुए थे। हम कोशिश किए कि नकाब खोले, लेकिन नहीं, लेकिन हमको शक है कि अगले बगले का है जी। जाना पहचाना, इसलिए नकाब खोलना बहुत कोशिश की। मतलब दिन दहाड़े न सुबह में लाइट पूरा हो गया। 7:30 बजे घुसा है। और अब बात खेल जगत की खबरों की करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 637 खिलाड़ियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए हैं। इस योजना के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर आकाशदीप और मुकेश कुमार डीएसपी बने। इनके साथ कई पारा एथलीट को भी नौकरी की सौगात मिली है। खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप को डीएसपी पद पर नियुक्ति मिली है। नियुक्ति के बाद आकाशदीप ने इसे गर्व का पल बताया और कहा कि सरकार की इस पहल से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य से ज्यादा मेडल भी खिलाड़ी लेकर आएंगे। इस दौरान उनकी पत्नी और मां ने भी बिहार सरकार का आभार जताया। के तहत पहली बार बिहार में जो खिलाड़ी हैं उन्हें पदाधिकारी की भी पोस्ट दी गई है। आकाशदीप जो क्रिकेटर हैं उन्हें डीएसपी की पोस्ट दी गई है। और ये देखिए, मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत अब बिहार सरकार की जो सरकारी नौकरी है वो इनके हाथ में है और इनकी पत्नी और इनकी मां भी इनके साथ ऊर्जा ऑडिटोरियम पहुंचे और पूरा परिवार जो है काफी खुश नजर आ रहा है। एज अ खिलाड़ी आप देश को गौरवान्वित तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब बिहार की तरफ से जो सम्मान मिला है कैसा लग रहा है? हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे बिहार के यूथ के लिए अच्छा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी प्लेयर को जब उसका फ्यूचर का इंश्योरेंस मिलता है तो। और जैसा आपको पता होगा कि बिहार में ये चीज़ पहले नहीं थी, तो प्लेयर थोड़े से डरते रहते और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स डरते थे कि हमारा बच्चा अगर खेलेगा, अगर उसमें वो सफल नहीं हुआ तो फिर इसका फ्यूचर क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नीति है
बिहार सरकार की। बिहार के आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिससे हमारे बच्चे सिक्योर होंगे। लग रहा है कि भविष्य में अब और आपकी माँ तो आपको सपोर्ट की, लेकिन कई ऐसी माँ हैं जो सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इस तरीके से जो नौकरियां मिल रही हैं, माँ बाप भी कहेंगे बेटा खेलो कूदो तभी नवाब बनोगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग खेलते थे, आपको भी पता होगा आज से 10 साल पहले किसी भी स्पोर्ट्स में रहना, किसी भी गेम में रहना एक तरह का अगर बोले तो गुनाह की तरह था। जब आप खेल के ग्राउंड से वापस घर लौटते थे तो समाज में आपको इस नज़र से देखा जाता था जैसे आपने कोई क्राइम करके वापस घर आ रहे हैं, मुंह छुपा के खेलना पड़ता था। बट आज आपने भी देखा होगा पूरे बिहार में, आप दूर दराज किसी भी गांव में चले जाइए, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बच्चों के मम्मी पापा अकेडमीज में बैठे रहते हैं, बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब इवन आपको पता होगा कि बिहार में मिडिल क्लास जो फैमिली है वो मम्मी को खाना बनाना है, फिर भी वो खाना छोड़ के 10 बजे तक अकेडमी में रह रही हैं। तो ये एक परिवर्तन है, इसलिए है कि सरकार की जो नीतियां हैं, क्रांतिकारी अद्भुत जो परिवर्तन हो रहा है गेम को लेकर, इसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है। बेटे को बचपन से आपने खेल के प्रति जागरूक किया, आज डीएसपी बने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि खिलाड़ी इस तरीके से अब? नहीं सोची थी। खुश हैं आप? हाँ खुश। किसको धन्यवाद देंगी? अरे सम्राट चौधरी को धन्यवाद। बहू कह रही है कि हमको। आप मेहनत करो, आगे आओ, आपके लिए सरकार खड़ी है, और अगर आप मेहनत करेंगे, मेडल लाएंगे तो सरकारी नौकरी बिहार सरकार आपको जरूर देगी। कैमरामैन सन के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब बात कारोबार की खबरों की। अमेरिका ने आज से भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ लागू कर दिया है। यह कार्रवाई जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर की गई है। यह फैसला ऐसे दिन लागू हुआ जब ट्रंप प्रशासन का 15% अस्थायी ग्लोबल टैरिफ खत्म हो रहा है, यानी पुरानी टैरिफ हटते ही उसकी जगह नया स्थायी टैरिफ लागू कर दिया गया। अमेरिका ने 60 देशों पर 10% से 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इनमें 17 देशों पर 10% और 43 देशों पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका को 10% वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका के मुताबिक इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाई है।